Hello, dear students. This is your Dr. Sirajuddin again, and I have come up with the part 2 of crop adaptations under drought. So, let us, have a quick revision of the part 1. So, in the part 1, we started with the crop adaptation under drought, and we discussed this particular flow chart. So, up to like escaping drought we have gone through. In the drought resistance we have completed drought avoidance, okay, and in drought avoidance also we have completed your conserving water, that is water savers, okay. So in the previous lecture, तो जिन्होंने नहीं देखा है इस लेक्चर को देखने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखें ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आए, ओके. सो मूविंग ऑन, today we'll be dealing with the other topics of this particular flowchart only. So let us start without any ado. So now you see, today we'll talk about the second category of the drought avoidance, that is the mechanisms to improve water uptake, which are also known as water spenders. So in the water spenders, we have basically four mechanisms. First one is efficient root system, another one is root shoot ratio, then increase in the lipid phase conductance and osmotic adjustment. Okay, so let us take them one by one. Now, in case of efficient root system, आपको पता है कि अगर ड्रॉट कंडीशन है और रूट ही आपका एब्जॉर्प्शन करती है वाटर का, तो दैट रूट हैज़ टू बी लाइक डीप, हैज़ टू बी डीप, वेल ब्रांच्ड एंड रैपिडली ग्रोइंग. तो अगर इस तरह की रूट सिस्टम होगा, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग मोर मॉइस्चर बाय एक्सप्लॉइटिंग मोर वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ओके. सो वेल ब्रांच्ड, डीप और रैपिडली ग्रोइंग जो रूट सिस्टम होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन केस ऑफ ड्रॉट कंडीशंस, because it can exploit more volume of soil to absorb more moisture. Moreover, it helps in drought resistance without losing productivity. Okay, तो प्रोडक्टिविटी का लॉस नहीं होता है और ड्रॉट रेजिस्टेंस भी आपको मिल जाता है. Then in the variation, like if we talk of the variations in the root length between varieties, then it is based on the differences in their drought resistance. तो अगर किसी क्रॉप की वेराइटीज़ में उसकी रूट लेंथ में वेरिएशन आता है, तो वो रूट लेंथ की बेसिकली वो जो वेरिएशन आ रहा है वो जनरली रिलेट करेगा उनके ड्रॉट रेजिस्टेंस के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पर वो डिपेंड करेगा, ओके. सो क्यों? बिकॉज रूट लेंथ आपकी कहीं ना कहीं उसको ड्रॉट रेजिस्टेंस वाले मैकेनिज्म के लिए क्या करती है, डील करती है उससे, ओके. सो सिंपल है. तो डीप, वेल ब्रांच्ड और रैपिडली ग्रोइंग रूट सिस्टम इज more favorable for the drought conditions, okay. Then moving on, if we in case of root shoot ratio, अब देखिए कि जो रूट्स होती हैं, ठीक है, वो आपके एब्जॉर्बिंग पावर हैं और जो ट्रांसपायरिंग शूट्स होती हैं वो लॉस करती हैं वाटर का. तो सपोज करिए अगर रूट्स ज़्यादा हों एज कंपेयर टू दी ट्रांसपायरिंग शूट्स, तो क्या होगा कि वाटर बैलेंस आपका इजीली मेंटेन हो जाएगा. तो सिंपल है कि इफ़ द रूट्स आर मोर as compared to the transpiring shoots, then water balance can be maintained. So what happens? Drought increases the root growth and this root shoot ratio. तो हमेशा ड्रॉट कंडीशन में क्या होगा, जो रूट ग्रोथ है वो इंक्रीज करेगी और उसी की वजह से आपका रूट शूट रेशियो है वो भी इंक्रीज करेगा, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉट अवॉइडेंस. हाउएवर जो रूट ग्रोथ होगी दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ शूट ग्रोथ, ऑलवेज रिमेंबर दिस. देन इंक्रीज इन द लिपिड फेज कंडक्टेंस. तो आपको पता है कि अगर पानी को कंडक्ट कराना है तो जो कंडक्टिव टिश्यूज हैं हमारे पास जाइलम्स होते हैं, ओके. तो जाइलम्स क्या करते हैं? कंडक्ट कराते हैं वाटर को. तो अगर हम किसी तरीके से जो जाइलम के अंदर रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है टू दी वाटर मूवमेंट उसको कम कर दें, तो कंडक्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. वाई? बिकॉज कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. तो हम कैसे कर सकते हैं? देयर आर टू वेज. या तो आप जाइलम वेसल्स की डायमीटर को बढ़ा दीजिए, तो आपका जो हिंड्रेंस है वो खत्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. या फिर नंबर ऑफ आपके जो जाइलम वेसल्स हैं उनको बढ़ा दीजिए, ओके. सो लोवरिंग ऑफ द रेजिस्टेंस टू द वाटर कैन बी अचीव्ड by
increasing either diameter of the xylem vessels or their number. Always remember this, okay? या तो हम उनके diameter को बढ़ा दें या फिर हम उनके नंबर्स को बढ़ा दें. इन बोथ दी केसेस जो आपका लिक्विड फेस है वो कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. आई होप इट इज क्लियर नाउ. देन मूविंग ऑन, लेट अस टॉक अबाउट द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट. तो पहले मैं ये पढ़ूं जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? पहले समझिए कॉन्सेप्ट इसका क्या है. आपको पता है कि जो वाटर है दैट मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल्स, ये आप सभी पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है? तो सपोज करिए कि अगर कहीं पर ड्रॉट हो जाए तो भैया फिर आपको क्या करना पड़ेगा. इट मीन्स प्लांट को अपने वाटर को सेव करना पड़ेगा, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, जब स्ट्रेस इंड्यूस होता है तो आपके जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो प्रोटीन्स हैं उनका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है. और ब्रेक डाउन जब होएगा तो उससे क्या होएगा, जो सॉल्यूट्स होंगे, ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन आपके सेल सेप में बढ़ना शुरू कर देगी. तो उससे क्या होगा, उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर सेल का जो कि प्लांट के अंदर है वो लोअर हो जाएगा. तो इट मीन्स जो उसका वाटर पोटेंशियल है वो भी कम हो जाएगा. तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है प्लांट का एज कंपेयर टू दी सॉइल सॉल्यूशन लोअर हो जाएगा. तो क्या होएगा, जो पानी है इट मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू दी लोअर वाटर पोटेंशियल. ओके, तो पानी आपका प्लांट से जाएगा नहीं बल्कि प्लांट के अंदर आएगा. क्यों? क्योंकि प्लांट ने अपने अंदर क्या कर लिया है, बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स और द प्रोटीन्स सॉल्यूट कंसेंट्रेशन बढ़ा ली है अपने सेल सेप की. और उस सेल सेप की कंसेंट्रेशन बढ़ने से उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल रिड्यूस कर गया है, जो कि आपका वाटर पोटेंशियल अल्टीमेटली रिड्यूस करेगा उस सेल सेप का. और एज कंपेयर टू दी water potential of the soil solution वो क्या होगा, कम होगा. and hence water will move from soil to the plant roots. always remember this. so this is called osmotic adjustment. तो जितने भी आपके जो solutes या आपके chemicals जो आपके प्लांट्स अपने अंदर एक्यूमुलेट करते हैं उनको बेसिकली हम ऑस्मोलाइट्स बोलते हैं, कंपैटिबल ऑस्मोलाइट्स. ओके, तो उससे होता क्या है कि वो टॉक्सिक नहीं होंगे आपके प्लांट्स के लिए. अदरवाइज होता क्या है कि अगर आपका सॉल्यूट कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाए तो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक हो जाएगा. लेकिन जो कंपैटिबल ऑस्मोलाइट्स होते हैं वो टॉक्सिक नहीं होंगे इवन इन देयर हायर कंसेंट्रेशन, रादर दे विल बी यूज्ड इन द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट. ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ आपको बुकिश लैंग्वेज. The stress induces breakdown of the carbohydrates and proteins and increase the concentration of solutes in the cell sap, resulting in reduction of osmotic potential. So the plants which have the ability to lower their osmotic potential in response to slowly developing deficits are useful in nature. तो ऐसे प्लांट जिनमें कि वो अपना ऑस्मोटिक पोटेंशियल लोअर कर पाए, उनके पास ऐसी एबिलिटी हो, तो दे आर मोर useful in the case of water deficit. Then osmotic adjustment also helps to maintain the turgor. ठीक है, क्योंकि पानी अंदर आ रहा है तो जो वाटर डेफिसिट में अगर आता भी है तो वो टर्जिडिटी मेंटेन रहेगी. एंड ड्यू टू दिस कंटिन्यूड टर्गर द रूट ग्रोथ कंटिन्यूज इवन अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस, रिजल्टिंग इन मोर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. And moreover, this osmotic adjustment it also enables the plants to maintain leaf expansion. तो leaf expanded form में रहेगी तो आपकी photosynthetic activity भी क्या होएगी, maintain रहेगी, क्योंकि आपका leaf area reduction नहीं हो रहा है. Okay, then osmotic adjustment से क्या होएगा, it also increases the translocation of the photosynthetes from source to sink, and moreover it also helps in increasing the gradient under the water deficit condition. So leaves, hypocotyls, roots and spikelets, they have shown to adjust osmotically in some species, not in all species. Always remember, हर किसी में नहीं होता है. Okay, so moving on, now let us talk of the second category of the drought resistance, that is the drought tolerance. Now you must know what is drought tolerance. Okay, so drought tolerance means it is defined as the tolerance or the bareness of the plants to a level of stress at which 50% of the cells die. कि ऐसा स्ट्रेस का लेवल जिस पर उसके प्लांट्स के 50% सेल्स डाई कर सकते हैं, उस समय भी अगर आपका प्लांट उस लेवल ऑफ स्ट्रेस को भी अगर बियर कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है, then it will be termed as drought tolerance. So now you see drought tolerance can be achieved either by mitigating stress or by showing high degree of tolerance. So
further we have divided drought tolerance into two categories: mitigating stress and high degree of tolerance. So let us take them one by one again. So mitigating stress, so जो simplest way होता है mitigating stress का by the plants is to avoid or resist dehydration, कि वो dehydration को resist कर दे, पानी का loss ही ना होने दे, और by maintenance of the high osmotic pressure by accumulating high amounts of solutes. तो जैसे मैंने अभी डिस्कस करा कि वो मिटिगेटिंग स्ट्रेस कैसे कर सकता है, या तो डिहाइड्रेशन को रेजिस्ट करे, मोर ओवर जो आपका ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट मैंने अभी समझाया आपको, तो उसके द्वारा भी वो क्या कर सकता है, अपने आप को मिटिगेट कर सकता है उस पर्टिकुलर स्ट्रेस से. And the leaves with the thick cuticle that can also resist cell collapse. So this is the mitigating stress. Now let us talk about high degree of tolerance. This is very important and you must listen very carefully. Okay, now you see जो death होती है plants की, that can be avoided either by reducing metabolic strain or plastic strain. तो अगर plants को अपनी जान बचाना है तो उसको मेटाबॉलिक स्ट्रेन को रिड्यूस करना पड़ेगा और प्लास्टिक स्ट्रेन को भी कम करना पड़ेगा. बट आई नो सडनली वन क्वेश्चन कम्स टू माइंड, व्हाट इज मेटाबॉलिक स्ट्रेन और व्हाट इज प्लास्टिक स्ट्रेन. सो लेट मी इलैबोरेट दैट फर्स्ट फॉर यू. तो हम वन बाय वन लेते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं मेटाबॉलिक स्ट्रेन की. तो द एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रॉट, the adverse influence of the drought on the metabolism of the plant is known as metabolic strain. ठीक है, तो जो भी आपका ड्रॉट का नेगेटिव या एडवर्स इन्फ्लुएंस हो रहा है मेटाबॉलिज्म पे प्लांट के, दैट विल बी सिंपली टर्म्ड एज मेटाबॉलिक स्ट्रेन. तो यू सी जो डेथ होती है सेल्स की, अगर प्लांट्स की सेल्स की डेथ की बात करें, सो इट इज बेसिकली अकर्ड ड्यू टू रिडक्शन इन द कार्बन मेटाबॉलिज्म जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जिसे हम प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं. तो इट मीन्स देर आर टू केसेस इन विच योर डेथ ऑफ द सेल्स कैन अकर. फर्स्ट वन इज योर कार्बन मेटाबॉलिज्म, द फोटोसिंथेसिस, एंड your nitrogen metabolism which is known as protein synthesis. And when plants are subjected to severe moisture stress, the stomata are closed permanently, resulting in cessation of photosynthesis and starvation of plants. Okay, तो अगर plants moisture stress बहुत ज़्यादा severe है तो stomata closely परमानेंटली बंद हो जाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा और प्लांट्स आपका स्टारवेशन से, भूखमरी से मर जाएगा. ओके, हाउएवर there are plants which are capable of keeping the stomata partially open. तो कुछ प्लांट्स रहते हैं जो कि अगर सीवियर कंडीशन है भी तो भी आपका जो स्टोमेटा पार्शियली ओपन करके रखते हैं ताकि उनका फोटोसिंथेसिस चलता रहे और वो आपका सरवाइव कर सके. ओके, देन मोर ओवर इन ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट्स, जो आपके ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं वो कंप्लीट आरएनए लॉस होने ही नहीं देते हैं. ठीक है, तो नेट लॉस ऑफ आरएनए इज प्रिवेंटेड. और अगर आरएनए पूरी तरीके से मतलब लॉस नहीं हुआ है तो जो प्लांट्स हैं दे कैन इजीली कंटिन्यू द प्रोटीन सिंथेसिस. क्यों? क्योंकि अगर पूरा कंप्लीट लॉस हो जाएगा आरएनए का, देन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती है. तो जो ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही चालाकी से क्या करते हैं, उनका अगर आरएनए लॉस होता भी है तो पूरा का पूरा वो आरएनए लॉस नहीं होने देते हैं ताकि वो they can become capable of continuous protein synthesis. Okay, so always remember, इसीलिए जो young leaves होती हैं they are more resistant than the older leaves. Why? Because of their high protein content. Okay, so this was all about the metabolic strain. Now let us talk about the plastic strain. तो प्लास्टिक नाम से आपको पता चल रहा है कि प्लास्टिक को अगर एक बार आप खींच दो तो वो इलास्टिक तो है नहीं कि अपना जो शेप है वो रिगेन कर ले. सिमिलरली अगर कोई इरिवोकेबल लॉस हो जाता है प्लांट टिश्यू में, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सीवियर स्ट्रेस, तो दैट इरिवोकेबल लॉस इज नोन एज प्लास्टिक स्ट्रेन. इट मीन्स जो लॉस हुआ वो हुआ, अब वो रिवर्स नहीं हो सकता है. ठीक है, तो दैट इज नोन एज प्लास्टिक स्ट्रेन. द मैकेनिज्म्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर प्लास्टिक स्ट्रेन, कैसे वो स्ट्रेन को कम कर सकता है प्लास्टिक. तो सबसे पहले किलिंग ऑफ द ट्रांसपायरिंग पोर्शंस and keeping propagating material without desiccation. तो plants अपने प्लास्टिक स्ट्रेन को क्या कर सकता है, रिड्यूस कैसे कर सकता है? सिंपल है, वो क्या करेगा, आपका उसको जान बचानी है प्लांट्स को, तो वो जो ट्रांसपायरिंग पोर्शन है उनको किल कर देता है. ठीक है, और जो एब्जॉर्बिंग या जो प्रोपेगेटिंग मटेरियल होता है जिसकी राइजोम्स, रूट्स, उनको क्या करता है,
बिना किसी डेसिकेशन को उनको अलाइव रखता है. अलाइव मीन्स डॉर्मेंट रखेगा. सो इन मैनी केसेस ऑफ द पेरेनियल प्लांट्स जो अबव ग्राउंड पार्ट्स होते हैं वो डाई ऑफ हो जाते हैं ड्यूरिंग ड्रॉट, एंड द अंडरग्राउंड पार्ट्स जो कि राइजोम्स, बल्ब्स, ट्यूबर्स एसेट्रा, दे रिमेन अलाइव बट डॉर्मेंट. सो तो कुछ कहते हैं ना, कुछ नहीं से कुछ अच्छा. ओके तो वही यहाँ पर प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि पूरे प्लांट्स को अगर बचाना है उसको कुछ ना कुछ तो लॉस करना पड़ेगा. तो वो अपने जो ट्रांसपायरिंग शूट्स हैं या फिर जो अबव ग्राउंड पार्ट्स हैं उसको डाई ऑफ कर देंगे. तो जो अबव ग्राउंड पार्ट होते हैं उनको हम जैसे कि जो प्लांट के नीचे वाला पार्ट, इट मीन्स जो रूट्स हैं वो राइजोस्फेयर में पाई जाती हैं, और जो अबव ग्राउंड है वो फाइलोस्फेयर में पाए जाते हैं. क्या बोलते हैं? फाइलोस्फेयर. ओके सो दिस इज ऑल फॉर द डे कि कैसे कैसे आपका क्रॉप अडेप्टेशन होता है प्लांट्स का अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज. ओके तो अब आपको ये याद होना चाहिए जो फ्लो चार्ट है, दैट हैज़ टू बी इन योर माइंड नाउ. ठीक है, कैसे क्रॉप अडेप्टेशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज escaping drought, the another one is drought resistance. The drought resistance is further divided into two categories: drought avoidance and drought tolerance. Then your drought avoidance is further divided into two categories: water savers and water spenders. And this drought tolerance is further divided into two categories, that is mitigating stress and high degree of tolerance. तो एक summarization मैंने आपको दे दिया है. So this is all for the day, and if you have liked the lecture, so please like and share, comment and subscribe my YouTube channel Agri Tutorial. And if you have any kind of query you can ask me in the comment section. And yes, do not forget to press the bell icon. And moreover, this is the time of Eid, so Eid Mubarak to all of you. And I hope that this God provides you all type of positivity in your life. Okay, and you get the peace of mind. So stay blessed and be a good human being. Okay, so stay blessed. This is all for the day. Thank you, class.